क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फ्रीडम। आज हम लोग क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फ्रीडम जो है फ्रीडम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ्रीडम क्या है, मतलब अपने पास में कैसे आया। फ्रीडम है तो अपने पास में क्या एब्सोल्यूट्स हैं या फिर उसके ऊपर कुछ लिमिट्स वगैरह लगी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू क्या है। देखो, ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें हमें बहुत सारी टाइप्स के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे जो लोग थे वो या तो जो कुछ ग्रुप ऑफ पावरफुल लोग थे उन पावरफुल ग्रुप से या तो वो डोमिनेट हुए या उनके लिए स्लेवरी जैसे काम करें उन्होंने, या उनका किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, चाहे वो मेंटली, फिज़िकली, सोशल, इकोनॉमिकली, चाहे कैसा भी हो, बट उनका शोषण हुआ है। और साथ ही साथ हमें ये वाला एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि जो इन लोगों के साथ में ये डोमिनेशन, एनस्लेवमेंट और एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, इनके अगेंस्ट लोगों ने हीरोइक स्ट्रगल्स भी करे हैं ताकि ये जो लोग हैं क्या उसके फ्री हो सके इस डोमिनेशन से। हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट सच डोमिनेशन। अब ये फ्री होने की बात कर रहे हैं, अगर कोई इतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार है तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम एक्चुअली में है क्या। हम किस चीज़ को बोलते हैं कि वो फ्रीडम है, व्हाट इज़ दिस फ्रीडम। तो क्या है फ्रीडम को हम लोग नॉर्मल आसान लैंग्वेज में कुछ इस तरह बोल सकते हैं कि द डिज़ायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइव्स। लोगों की ऐसी डिज़ायर, लोगों का ऐसा मन कि वो अपनी लाइफ की कंट्रोल, मतलब उनकी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, उनकी लाइफ है उसका जो कंट्रोल है वो उनके पास में, लोगों के पास में, खुद के पास में रहे। ऐसी डिज़ायर कि लोगों का लाइफ का कंट्रोल उनके पास में रहे और साथ ही साथ में वो जो सोच रहे हैं या उन्हें जो करना है वो करने की उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हो, एक्सप्रेस करने की उनको खुद को, तो एक्सप्रेस करने की और उनकी खुद की लाइफ की जो कंट्रोल उनके हाथ में रहे, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडम। और वो एक्सप्रेस किस चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं, कुछ अपनी चॉइसेस हो सकते हैं। चॉइसेस यानी वो कोई एक चीज़ या दूसरी चीज़ के बीच में कुछ चूज़ कर सकते हैं, या वो कोई एक्टिविटी करते हैं, मतलब बोलते हैं, लिखते हैं, फिल्म्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोटेस्ट एंड ऑल, स्पीचेस हो गई, तो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ और अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके खुद के हाथ में हो, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रीडम। ये दिया हुआ है अपने चैप्टर के ओवरव्यू के अंदर। अब देखो, जो लोग हैं, हर इंसान है, हर इंसान के खुद के कुछ व्यूज़ होते हैं, उसके खुद के कुछ इंटरेस्ट है, मतलब हर इंसान चाहता है कि वो जो उसके जी में आए ना वो करे। लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि हम हर इंसान को जो वो चाहता है वो करने दें। हो सकता है इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ हो जो उसके लिए सही नहीं हो, उसके लिए मतलब उस इंसान के ऊपर तो कुछ भी प्रभाव पड़े, लेकिन उस चीज़ से बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब हार्म हो रही है उनको किसी भी इस मैटर की वजह से। तो क्या हम उसको ऐसे अलाउ कर देंगे कि जो तुम्हारे मन में आए वो कर लो? या फिर जो दो लोग हैं, एक ये काम करना चाह रहा है और एक ये काम करना चाह रहा है, बट इन दोनों के आपस में ये जो काम है आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कि नहीं मेरा वाला सही है या नहीं मेरा वाला सही है, तुम गलत हो, इस चीज़ को लेके। तो सोसाइटी है, सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, डाइवर्स लोग रहते हैं जिनके डाइवर्स इंटरेस्ट है और डाइवर्स एम्बिशंस है, मतलब उनके खुद के, हर इंसान का अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है, उसके खुद के अपने गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसको फ्रीडम के साथ साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ताकि हार्म नहीं कर सके, और कहाँ से आए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसे में सिंस इतनी डाइवर्सिटी है तो सब जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना, उन रूल्स और रेगुलेशंस पे हम कुछ लिमिट्स भी लगाते हैं, यानी कुछ कंस्ट्रेंट्स भी लगाते हैं। किसके ऊपर? फ्रीडम के ऊपर। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, दीज रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम। अब हम बात देखेंगे कि चलो इन रूल्स के थ्रू हमने कुछ लिमिट्स लगा दी उनकी फ्रीडम के ऊपर, बट ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये कॉन्स्टेंट्स क्या सही हैं?
मतलब हम कैसे पता करें कि हम जो लिमिट लगा रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट्स उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो जो लिमिट है वो ज़रूरी है, मतलब इट इज़ नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। मतलब इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, एक रीज़न दे सकते हैं कि हम ये क्यों लगा रहे हैं, या फिर ऐसे ही मन कर गया कि लगा रहे हैं, हमें खुद को पावरफुल रहना है, दूसरों को नहीं बनने देना, इसलिए हमने लगा दिया। तो क्या ये जस्टिफाइएबल है या नेसेसरी है या नहीं है, तो इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। और साथ में जो ये लिमिटेशंस है, कॉन्स्टेंट्स है, ये कॉन्स्टेंट जो कुछ इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स की वजह से लगे, वो कौन से हैं और वो क्यों लगते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स के बारे में ये वाली चीज़ अभी हम लोग चैप्टर के अंदर देखेंगे। और इस कांस्टेंट को लगाने, ये जो कुछ लिमिट्स और कांस्टेंट्स हम लोग जो लगा रहे हैं, उसको लगाने से क्या होगा, ये जो लोग हैं, सिंस सबके अपने डाइवर्स ओपिनियंस है, आइडियाज़ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन कांस्टेंट्स की वजह से दे मेक अस फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटी। मतलब ऐसी इनसिक्योरिटी की हो सकता है कल को कोई दूसरा इंसान आके वो अपने ओपिनियंस अपने ऊपर थोपने लग जाए। बट अगर यहीं पे अपन ने कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते किसी बेसिस के ऊपर, तो अपन को क्या है, मतलब अपन के ऊपर है ना, जो अपन लोगों के ऊपर जो ये दबाव डाल रहा था, इम्पोज कर रहा था, वो अब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इस पर लिमिट लगाई है। अगर ये ऐसे करेगा तो बाहर की कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी होगी जो कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेगी, अपन को प्रोटेक्ट करेगी। और साथ ही साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स जो लगे हैं, उन कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से क्या होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि वो खुद डेवलप हो सके इंस्टेड किसी दूसरे को डेवलप करने के लिए। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू था। अब हम इस चैप्टर के एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट्स आते हैं, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द आइडियल ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम का जो आइडिया है वो क्या है, कहाँ से आया, या नॉर्मली हम इसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखेंगे हम कि फ्रीडम कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी पावर रखता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की। इनको हम सब लोग जानते हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं और इन्होंने फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट किया था। कौन सी? वहाँ की जो अपार्थाइड जो रिजाइम थी ना, उसके लिए। मतलब अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्या होता था, जो काले लोग थे और जो गोरे लोग थे, यानी द ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। जो वाइट्स होते थे वो ब्लैक्स को डोमिनेट किया करते थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, इनके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था फ्रीडम के लिए। तो अभी हम नेल्सन मंडेला को देखते हैं। देखो, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। क्या नाम है? नाम याद रखना है आपको, लॉन्ग वॉक टू दी फ्रीडम। अब इसके अंदर इन्होंने लिख रखा है अपने उस स्ट्रगल के बारे में जो कि अपार्थाइड रिजाइम था उसके अगेंस्ट था, यानी जो ब्लैक एंड वाइट का जो स्ट्रगल था, जो ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल था। और ये वो जो पॉलिसीज़ थी जो ब्लैक को वाइट्स को डिफ्रेंशिएट करती थी, अलग करती थी दोनों को, वाइट रिजाइम के अंदर जब गोरे लोगों ने वहाँ पे जाके रूल करना, कॉलोनी बना ली थी, रूल करना शुरू कर दिया था, उस लोगों की जो सेग्रीगेशनल पॉलिसीज़ थी ना, उन पॉलिसीज़ की बात करी गई है इसके अंदर। देखो, अब नेल्सन मंडेला ने क्या किया है, किन किन खिलाफ के अगेंस्ट ये स्ट्रगल किया है। देखो, उनकी ह्यूमिलिएशंस, उनको वो जो काले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे वहाँ के, उनको ह्यूमिलिएशंस फेस करनी पड़ती थी, हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती थी। छोटी सी बात पे पुलिस, चाहे उनकी गलती हो या नहीं हो, या फिर एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, तो वो सीधा ब्लैक वाले के ऊपर शक किया करते थे। तो ऐसी पुलिस की जो ब्रुटैलिटीज़ थी वो थी। साथ ही साथ में या तो इन ब्लैक लोगों का खुद का अपना एक टाउन बना देते थे और बोलते थे कि इससे बाहर नहीं निकलना, आप सिर्फ इसी टाउन में रह सकते हो। या फिर उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं दी जाती थी कि आपको एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट होकर रखना है, आप पब्लिक प्लेसेस पे आराम से नहीं घूम सकते। तो ये सारे वो रीजंस थे जिनके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने क्या किया, स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए। अब उन्होंने क्या किया, 27 ईयर्स जेल के अंदर बिताए थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ हिमसेल्फ एंड द पीपल। और उसने वॉलंटरीली, यानी अपने मन से जब जेल गए तो उनको, मतलब उनको किसी ने बोला नहीं था कि आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो वगैरह। उन्होंने खुद ने अपने तरीके से उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। जब उनको जेल जाना पड़ा 27 सालों के लिए, तो वो जेल गए। उन्होंने खुद ने अपने मन से वॉलंटरीली गिव अप कर दिए सारे प्लेजर्स लाइफ के जो होते हैं। 27 साल तक एक जेल में आइसोलेटेड रहना, आपको मतलब
आपकी जो लाइफ की जो बेसिक खुशियाँ होती है, किसी से बात कर लिया आपने, अपना पसंद का गेम खेल लिया, अपनी फैमिली के साथ में रहना, उन्होंने ये सारी चीज़ें कुर्बान कर दी थी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। तो क्या फ्रीडम इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोग इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं इसके लिए? अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे किसका? ऑंग सैन सू की। ये कौन थी? ये म्यांमार की है। और इनको क्या किया था? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑंग सान सू की है, ये क्या थी? ये गांधी जी के जो नॉन वायलेंस के जो आइडियल्स हैं ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। अब क्या हुआ? ये म्यांमार जो कंट्री है वहाँ की है, बर्मा जो म्यांमार है वहाँ की। अब वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर मिलिट्री रूल वगैरह ये सारी जो चीज़ें थी ना वो आ गई। लाइक वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। वो जो रीज़न था इनस्टेबिलिटी का, उसकी वजह से क्या किया? ऑंग सैन सू की को क्या कर दिया? हाउस अरेस्ट के अंडर डाल दिया। अब जब ये हाउस अरेस्ट हुई ना, तो ना तो ये अपने बच्चों से मिल पा रही थी, ना ही ये अपने मतलब इनके जो हस्बैंड थे ही वॉज डाइंग ऑफ कैंसर, तो ये उनसे भी नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड में थे, और अगर ऑंग सैन सू की म्यांमार छोड़ के इंग्लैंड चली गई तो वो वापस म्यांमार नहीं आ सकती थी। इस वजह से ये नहीं गई वहाँ पर, एंड शी कुडंट इवन मीट हर डाइंग हस्बैंड। फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये जो इनकी बुक है ना, ये भी जैसे नेल्सन मंडेला की जो बुक थी लॉन्ग वॉक फॉर द फ्रीडम टू द फ्रीडम, तो वैसे ही इनकी बुक भी फ्रीडम से रिलेटेड है, और बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ये जो ऑंग सैन सू की है ना, इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? रियल फ्रीडम इज़ द फ्रीडम ऑफ फियर। यानी अगर आप बोलते हो कि मुझे आज़ादी है किसी चीज़ की या मुझे फ्रीडम है, तो ऑंग सैन सू की के अकॉर्डिंग जो रियल फ्रीडम था वो एक ऐसा फ्रीडम था जहाँ आपको किसी भी चीज़ का डर ना हो, और आप बिना डर के अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सको। क्यों? क्योंकि विद फियर यू कैन नॉट लीव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, यू हैव मतलब आपके पास में फ्रीडम, डर से फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ फियर होगा आपके पास में, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है? जो रियल असली जो आज़ादी है, असली जो फ्रीडम है ना, वो है फियर से, किसी भी टाइप के डर से। अब ये डर कैसा हो गया कि आपको सोसाइटी है वो जज करके आपको क्या बोलेगी, या फिर आपको आपने जो चीज़ सोची है, आप जो चीज़ बोल पा रहे हो, आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब आप बोल नहीं रहे हो किसी डर के कारण कि लोग हमें कैसे जज करेंगे, मतलब हो सकता है मेरे को जेल में डाल दे इस वजह से। तो ये सारे जो डर है ना, किसी भी टाइप का जो डर है आपको, जो कि आपको अपनी जो सेल्फ चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करने से या खुद को डेवलप करने से रोकते हैं, तो वैसे वाले डर से आज़ादी ही असली आज़ादी होती है ऑंग सैन सू की के अकॉर्डिंग। तो देखो, अब यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे, और अपनी कंट्री में भी अपन ने काफ़ी सारे ऐसे फ्रीडम्स, जो अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट था उस टाइम में हम लोगों ने फ्रीडम के लिए ही स्ट्रगल करी थी। तो जो आइडियल ऑफ फ्रीडम है, यानी फ्रीडम का जो आइडिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इस आइडिया के तहत ही दुनिया के जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका वगैरह बहुत सारे ऐसी जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल्स थे ना, वो फ्रीडम के आइडिया के ऊपर ही बेस्ड थे। 2 एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे देख लिए, एक नेल्सन मंडेला का, एक ऑंग सैन सू की का, और एक अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी देख लो, दैट वाज आल्सो फॉर द फ्रीडम। तो फ्रीडम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आइडियल है, ऐसा आइडियल है, ऐसा एक आइडिया है वो, जो कि सेंटर है दुनिया के हर टाइप के नेशनल स्ट्रगल्स का। कोई भी स्ट्रगल होता है नॉर्मली वो होता है इस वजह से है कि लोगों को फ्रीडम नहीं दी जा रही होती। अब हम देखेंगे कि फ्रीडम की जो इतनी देर से हम गाथाएँ गा रहे हैं, वो एक्चुअली में व्हाट इज़ फ्रीडम, वो फ्रीडम है क्या? नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो इट इज़ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी एब्सेंस ऑफ लिमिट्स। किसी भी इंडिविजुअल पे किसी भी टाइप की लिमिट नहीं है, ही इज़ फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। तो ये ही क्या हो गया? फ्रीडम हो गया। अब जो फ्रीडम है, देखो फ्रीडम की डेफिनेशन नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे इवॉल्व होती जाएगी वो। तो अभी हमें देखो, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर, कि लोगों की खुद की कंट्रोल, लाइफ की उनके हाथ में कंट्रोल, और उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्रेस करने की ये फ्रीडम है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी भी टाइप का कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, ये फ्रीडम है। अब फ्रीडम जो है ना, उसके 2 डायमेंशंस है। कौन कौन से? एक है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, और एक है एक्सपेंडिंग द एबिलिटी। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, यानी बाहर से कोई जो दूसरा
जो इंसान है वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर, जैसे मैं एक इंसान हूँ, ओके, अब मेरे ऊपर किसी ने क्या किया है, कुछ लिमिट्स लगाई हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी है, उसने मेरे ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं, और यही अगर कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे तो यही एक डायमेंशन है फ्रीडम का, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, यानी बाहर से आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाएगा। इसके अंदर क्या होता है, फ्री ऑफ कंट्रोल, मतलब आपका कंट्रोल आपके पास में होता है, आपका कंट्रोल किसी और के पास में नहीं होता, तो आप किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं होते, यू आर फ्री ऑफ कंट्रोल। और आप अगर किसी और के कंट्रोल में नहीं हो तो आप अपने जो डिसीजन है ना वो इंडिपेंडेंट तरीके से खुद बना सकते हो, और आप जैसे चाहें उस वे के अंदर ऑटोनोमसली एक्ट कर सकते हो, जैसे चाहें, मतलब अपनी मर्जी से आपको जो ठीक लगता है उस तरीके से आप एक्ट कर सकते हो। और जो दूसरा डायमेंशन है वो है एक्सपेंडिंग दी एबिलिटी, मतलब आपकी जो एबिलिटीज़ है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनको बढ़ाना और अच्छा करना, उनको इंक्रीज़ करना, ताकि आप क्या है फ्रीली एक्सप्रेस कर सको खुद को। मतलब आप कैसे इंसान हो वो आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी जो एबिलिटीज़ है उनको बढ़ाओगे। लाइक आप जैसे एक अच्छे पेंटर हो तो आपको अपने मन की चीज़ को एक्सप्रेस करना है, तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे बढ़ाओगे, जब आपकी जो पेंटिंग एबिलिटी है उसको आप एक्सपेंड करोगे, तब आप अपने मन की जो चीज़ है उसको बढ़ा सकते हो। या आप एक अच्छे डांसर हो तो लाइक आप कुछ भी हो, आप कुछ भी करें, आपको खुद को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है उसके एक्सपेंशन को भी हम फ्रीडम बोलते हैं, ताकि जो लोग हैं वो अपना जो पोटेंशियल है उनके अंदर उसको क्या कर सके, डेवलप कर सके। और वो जो कंट्री, स्टेट, सोसाइटी है वो ऐसी सारी कंडीशंस प्रोवाइड करे जहाँ पे लोग क्या कर सकें, मतलब ऐसी कंडीशंस का प्रोवाइड करवाना जो कि हेल्प करे लोगों के इस एबिलिटी का, पोटेंशियल वगैरह जो क्रिएटिविटी और है इनके डेवलपमेंट के अंदर, डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज़। तो ऐसी कंडीशंस होना विच हेल्प देम टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज़। A free society enables all its members to develop their potential with minimum constraint। क्या लिखा है कि एक फ्री सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कि अपने इस सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं उन सभी मेंबर्स को क्या करें, डेवलप होने की, उनकी पोटेंशियल है उसको डेवलप करने की क्या करें, उनको इनेबल करे, लाइक अलाउ करे कि हाँ तुम जितना चाहो उतनी अपनी पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हो, कम से कम लिमिट्स के साथ में, यानी बिना कॉन्स्टेंट्स के साथ में, या जितनी मिनिमम कॉन्स्टेंट, जितनी कम लिमिट हम लगा सकते हैं उतनी कम लिमिट हम लगाएं उन मेंबर्स के लिए, ताकि वो डेवलप कर सके खुद की पोटेंशियल को। तो एक फ्री सोसाइटी का एग्जांपल क्या है कि वो सोसाइटी जो अपने मेंबर्स को डेवलप करने के लिए कम से कम कॉन्स्टेंट्स लगाती हो। पर जैसे यहाँ पर मैंने मिनिमम कॉन्स्टेंट्स लिखा, ऐसे नहीं लिखा विद नो कॉन्स्टेंट, नो वाली जो चीज़ है ना वो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल कैन एन्जॉय द टोटल एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। क्यों? क्योंकि आगे देखेंगे वो चीज़, क्योंकि अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अपन को टॉपिक वाइज देखना है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल है वो टोटल एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट को एंजॉय नहीं कर सकता, मिनिमम कुछ अमाउंट के अंदर तो उस पर लगेंगे, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनकी भी जो फ्रीडम है उसको सिक्योर कर सकें। अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो हम कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हैं ना ये जस्टिफाइड है, ये एक्सेप्टेबल तो है, मतलब ऐसे तानाशाही टाइप के कॉन्स्टेंट्स तो नहीं है ना जैसे नॉर्थ कोरिया में होते हैं कि नहीं आप तो बस यही पर्टिकुलर हेयर कट ही करवाओगे, या आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह आप जो अपने मन से चाहते हो, या आप अपना जो राजा चूज़ करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते हो। तो कांस्टेंट कैसे हैं, क्या वो नेसेसरी है लगाना, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या कोई रीज़न है जिससे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये आप हम पे लगाओ राजी खुशी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से एक्सेप्टेबल है, जस्टिफाइड है और कौन से नहीं है। इसीलिए ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना इनके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है और इनका लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन से, अब जब हमने बात कर रहे तो अब हमें ये डिटरमाइन करना है, हमें ये देखना है कि कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि नेसेसरी है। और ये देखने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी और एक इंसान है, तो इस सोसाइटी और इन इंसान के बीच में आपस के जो रिलेशनशिप है वो कैसी है। तो हम लोगों को कोई से भी कॉन्स्टेंट्स नेसेसरी हैं कि नहीं है वो डिटरमाइन करने के लिए ये ज़रूरी है देखना कि वो जो इंडिविजुअल है और जिस सोसाइटी में रह रहा है उनकी कोर रिलेशनशिप है वो कैसी है उनके बीच की। ओके,
और जब हम ये डिटरमाइन करेंगे ना, तो वो जो फीचर्स होंगे जिनकी हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे कि हाँ ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना ये नेसेसरी है, तो वो जो फीचर्स होंगे ना, वो कौन से फीचर्स हैं जो कि अलाउ कर रहे हैं फ्रीडम सोसाइटी के लोगों को। लाइक सोसाइटी की कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अलाउ करती है किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम। कैसा फ्रीडम? किसी चीज़ को चूज़ करने का, डिसाइड करने का, या अपने तरीके से किसी भी मैटर में एक्ट करने का। और कौन से वो फीचर्स हैं जो कि अलाउ नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज़ भी हम देखेंगे कॉन्स्टेंट को जब हम पढ़ेंगे तब। मतलब हमें यह देखना है कि कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम लगा सकते हैं और कौन से हैं जो नहीं लगा सकते। और हम लगा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि जो सोसाइटी और इंडिविजुअल है उनकी आपस की जो कोर रिलेशनशिप है वो कैसी है, और कौन से फीचर्स हैं सोसाइटी के जो कि फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि फ्रीडम को प्रमोट नहीं करते, या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो फ्रीडम को अलाउ करते हैं किसी भी चीज़ को चूज़ करने की, डिसाइड करने की, या एक्ट करने की, और कौन से हैं जो कि नहीं करते। अब कौन से डिज़ायरेबल हैं, कौन से डिज़ायरेबल नहीं है। अब ये जो चीज़ हमने चूज़ करी ना कि कौन से डिज़ायरेबल और कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है, ये जो फीचर्स को हमने चूज़ किया है, जो प्रिंसिपल हमने काम में लिया है कि हाँ ये वाले फीचर तो सही हैं और ये वाले फीचर हैं वो गलत है, वो वाला जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल उस चीज़ में भी लागू होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है, मतलब जिस प्रिंसिपल की हेल्प से हमने ये डिफ्रेंशिएट किया है कि कौन से फीचर्स हैं वो डिज़ायरेबल फीचर्स हैं और कौन से नहीं है। लाइक कौन से फीचर्स को हमें मानना चाहिए और कौन से को नहीं मानना चाहिए। ये मानने के लिए जो हमने बेसिस लिए हैं, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स है ना, वो इस चीज़ पे भी लागू होने, एक तो वो डिज़ायरेबल है कि नहीं है इस चीज़ पे लागू है, और साथ ही साथ में वो इस चीज़ पे भी लागू होने चाहिए। शुड ऑल्सो अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के बीच की ही बात हो, वो दो इंडिविजुअल के बीच के जो रिलेशनशिप है उसमें भी फॉलो होनी चाहिए, दो सोसाइटी के बीच में भी फॉलो होनी चाहिए, और एक कंट्री दूसरी कंट्री, या एक कंट्री उसके अंदर जो सोसाइटी है उसमें, और उसके अंदर जो लोग हैं उसके अंदर, सभी के रिलेशनशिप को वो आराम से प्रमोट करें, उनके ऊपर भी अप्लाई हो। हमें ऐसे वाले प्रिंसिपल्स को ही देखना होगा जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पे लागू हो सके। तो क्या है फ्री होने का मतलब, क्या है? अब वापस से हम लोग देखेंगे, पहले हमने क्या कहा था कि कांस्टेंट से फ्री होना, फिर हमने ऐसे बोला कि दो डायमेंशन है, एक तो आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, और दूसरा कि आपको डेवलप करने की, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको डेवलप करने के लिए जो आपको सुविधाएं, कंडीशंस वगैरह मिल रही है वो भी फ्रीडम के अंदर आती है। अब हम देखेंगे कि टू बी फ्री मीन्स रिड्यूस कॉन्स्टेंट्स विच लिमिट आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली। फ्री होने का मतलब, टू बी फ्री यानी फ्री होने का वो मतलब है कि जितनी भी अपने ऊपर लिमिट्स या कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं ना, उनको रिड्यूस करना, ताकि हम अपनी जो चॉइसेस है ना वो फ्रीली कर सके। लाइक जो अपने ऊपर लिमिट्स लग रही हैं वो लिमिट्स कम लगेगी तो अपन अपने आप को डेवलप थोड़ा ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा डेवलप करेंगे तो अपने पास में चॉइस होगी किसी भी चीज़ को चूज़ करने की फ्रीली। तो ये एक पॉइंट हो गया इसका। और दूसरा पॉइंट क्या है? To be free, a society wide an area individuals use to charter their own destiny, be what they wish to be। अब दूसरी चीज़ में ऐसे लिखा हुआ है कि सोसाइटी है ना वो इंडिविजुअल का वो एरिया बढ़ा दे। कौन सा एरिया? वो एरिया बढ़ा दे जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है ना वो अपनी जो डेस्टिनी है उसको वो खुद लिख सके, वो किसी के कंट्रोल के अंदर ना हो। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हो गया ऐसे, मतलब एरिया नॉट इन द सेंस कि स्क्वायर किलोमीटर में कितना एरिया, वैसे एरिया नहीं। एक इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आगे जाके क्या बनना है, तो सोसाइटी मुझे क्या बनना है उस चीज़ के ऊपर इंटरफेयर नहीं करे, उस चीज़ में मेरे को आज़ादी दें कि मैं अपनी जो डेस्टिनी है उसको कैसे लिखना चाहूँ। लाइक मैं अपनी डेस्टिनी को कैसे चार्टर करूँ, मैं जो चाहूँ क्या मैं वो बन सकता हूँ, तो मैं बन सकता हूँ। यही है सोसाइटी में टू बी फ्री होने का मतलब, ताकि ऐसे जो एरियाज़ है उनको सोसाइटी बढ़ाती रहे। अब हम देखेंगे कि जो एक फ्री सोसाइटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो फ्री सोसाइटी होती है, इट इनेबल्स टू परस्यू वंस इंटरेस्ट। वो एक इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को परस्यू कर सकता हूँ, उस चीज़ के अंदर जा सकता हूँ।
दूसरी, इट अलाउज टू एक्सरसाइज ऑफ वंस पावर और टू रीज़न एंड जजमेंट। मतलब फ्री सोसाइटी एक वो सोसाइटी भी होती है जहाँ पर वो एक इंडिविजुअल को इतनी पावर देती है कि वो खुद के तर्क वितर्क कर सके। मतलब किसी ने कुछ कहा है तो ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करते नहीं जाना है उधर, बल्कि उस इंसान के पास में ये पावर है कि वो इंसान है ना खुद अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो रीज़न है वो लगा सके ये कि ये चीज़ है मेरे लिए सही है कि नहीं है, या फिर ये जो बात कह रहा है इंसान फॉलो करने के लिए, या फिर जो भी बात कह रहा है उस बात को वो जज कर सकता है कि ये बात गलत तो है, गलत तो नहीं है, या सही है उसके मन के अकॉर्डिंग। मतलब उस इंसान के अंदर कुछ विचार आएंगे, जैसे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ आते ही हैं, तो उस इंसान के अंदर जो रीजंस आए कि ये चीज़ क्यों सही है और क्यों गलत हो, तो उसके अंदर गलत वाली चीज़ें ज़्यादा है कि हाँ ये चीज़ इसलिए गलत है, तो उसको ये रीजंस लाने की भी आज़ादी हो और उस इंसान को जज करने की भी आज़ादी हो। मतलब उसने जो ये चीज़ें बोली है उसके जजमेंट को भी इफ़ेक्ट करती हो। यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक इंडिविजुअल है वो किसी भी बात को सही है कि गलत है उस चीज़ को वो खुद डिसाइड कर सके अपने खुद के बनाए रीजंस के ऊपर, जो उसको पर्सनली जो चीज़ लगती है वो उस चीज़ को एक्सरसाइज कर सके, ये उसका पावर है। और टू मेक चॉइसेस एंड एक्सरसाइज आवर जजमेंट। लाइक हमें जो चीज़ लगती है हम वो चीज़ हमने कह तो दी कि ये चीज़ मुझे सही लगती है, बट मुझे सही लगती है या गलत लगती है उससे मतलब नहीं है मुझे फॉलो करो, तो ये वाली चीज़ नहीं है, मुझे गलत लग रही है तो मैं नहीं करूँगा। इस चीज़ की भी फ्रीडम होती है एक जो फ्री सोसाइटी है उसके अंदर। एंड इट ऑल्सो अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ वंस कैपेबिलिटीज़। अब हम देखेंगे कि जो इतनी देर से हम ये कॉन्स्टेंट्स या लिमिट्स की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली में है क्या और ये इनका सोर्स क्या है, ये आए कहाँ से, कौन लेकर आए हैं ये लिमिट्स एक इंसान के ऊपर। अगर नहीं होते तो इंसान एकदम ही फ्री होता, या क्या फ्री नहीं होता अगर ये कॉन्स्टेंट्स नहीं होते तो ये कॉन्स्टेंट्स कहाँ से आए, ये लिमिट्स किसने लगाई है, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। इनका सोर्स क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुए। देखो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। देखो, फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है या कैसे लगते हैं। नॉर्मली कोई इंसान है उसके ऊपर कोई डोमिनेट कर रहा है, या एक्सटर्नल कंट्रोल है उसके खुद की भावनाओं के ऊपर, उसके विचारों के ऊपर, उसके एक्शंस के ऊपर, तो ये उस इंसान की जो फ्रीडम है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे, क्योंकि या तो कोई उसको डोमिनेट कर रहा है या उसके कंट्रोल, मतलब इस इंसान की ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में। तो फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, कैसे लगते हैं। और फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगने का मतलब क्या है कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा है या आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल किसी दूसरे इंसान का या अथॉरिटी का या किसी भी दूसरी एक्सटर्नल आपके बाहर की जो चीज़ है उसका कंट्रोल है, तो इसको हम बोलते हैं कि फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगने का मतलब ये है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना ये इम्पोज कुछ तरीक़ों से हो सकता है। एक तो हम बाय फोर्स करवा सकते हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं तो या तो मैं पैसे दे के ख़रीद सकता हूँ या अपने गुंडे भिजवा के कुछ भी करवा सकता हूँ उससे, तो या तो बाय फोर्स ये चीज़ हो सकती है, या फिर अपने देश के कानून में ये चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो बाय लॉ भी हम कर सकते हैं। अब किसी चीज़ में कानून के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है तो कानून लोगों ने बनाया तो उस सबको फॉलो करेंगे, तो इस टाइप के भी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। अब लॉ के अंदर क्या होता है, अब लॉ क्या करता है, जो रूलर है अगर जो उस पर्टिकुलर एरिया को रूल कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो लॉ है उसके अंदर उस रूलर को कुछ पावर दी गई है उन लोगों के ऊपर, तो ये जो रूलर है ना इसको पावर मिल सकती है इन लोगों के ऊपर डोमिनेट करने का, इनकी फ्रीडम के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने का। और साथ ही साथ में अगर ये लगा भी देगा और लोग नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये जो कंट्री है, ये जो स्टेट है, इसकी अपने पास में क्या होगी, इसकी खुद की पुलिस फोर्स होगी या कोई भी ऐसी फोर्स होगी जो कि क्या कर सकती है, लोगों को फोर्स कर सकती है कि नहीं आप मानोगे ये चीज़, उसके ऊपर दबाव डाल सकती है। तो लॉ में क्या होता है, एक तो लॉ में जो अथॉरिटी मिल जाती है, रूलर को पावर मिल जाता है लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का या नहीं लगाने का, उसके ऊपर कुछ काम करने का। मतलब बेसिकली लॉ में क्या होता है,
देखो, एक तो फोर्स से हो गया इम्पोज और दूसरा लॉ के थ्रू हो गया, कानून के थ्रू हो गया। कानून में हम लोगों ने खुद ने रूलर को कुछ पावर दिए हैं कि आप हमारे ऊपर, मतलब उस रूलर को पावर दिए हैं, ये वाली चीज़ें हमारे ऊपर कितनी पावर आपकी है वो हमने खुद ने उसको पावर दी। तो उस रूलर के पास में अपने ऊपर की पावर, अपने ऊपर वो कुछ भी कर सके ऐसी पावर है लोगों के लिए। इनेबल्स पावर टू रूल ओवर पीपल। और अगर लोग नहीं करते हैं तो वो अपनी बात फोर्सफुली मनवा सकता है। इसकी भी बैकिंग होती है लॉ के अंदर। अब हम देखेंगे कि जो हमने बात करी थी कि जो नेल्सन मंडेला था और साउथ अफ्रीका के अंदर जो एपार्थाइड रिजाइम था उसके अंदर जो रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको कहाँ से मिल रही थी, उसको उनका जो इम्पोज करने का तरीका था, उनका जो सोर्स था वो कौन सा था, उनका ये लॉ वाली चीज़ थी ना। उन्होंने लॉ ही ऐसे बना दिए थे कि जो ब्लैक्स और वाइट्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन होगी और ब्लैक्स को हम कम मानेंगे, वाइट्स को हम ज़्यादा मानेंगे। तो ये वहाँ की लॉ के अंदर ही आ गया था। एंड ये लॉ वाला एग्जाम्पल है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलोनियल रूलर्स और द एपार्थाइड सिस्टम ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो ये एक उसका एग्जाम्पल होता है। अब देखो, कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी या कोई मोनार्की टाइप का सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, इस टाइप की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे डिक्टेटरशिप हो गई, तो ऐसी वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लोग हैं उनके ऊपर किसी ना किसी टाइप के रेस्ट्रिक्शंस लगाना इनएविटेबल है। यानी कि लोग लगाए, वो हो सकता है लोग लगाएंगे ही, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, उनको फ्रीडम है, वो सरकार जैसे चाहेगी वो वैसे कर लेगी। आप नहीं करोगे तो भी उनके पास में फोर्स, वो मतलब पुलिस फोर्सेस वगैरह हैं तो फोर्स लगा के आपसे वो चीज़ करवा लेगी। उनके पास में लॉ के साथ साथ में बैकिंग भी तो है ना फोर्स की। तो कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स होती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स ऐसी होती है जहाँ पर ये चीज़ होती है, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं बहुत सारे। पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन डेमोक्रेटिक फॉर्म जो मेंबर्स हैं उस कंट्री के, उस स्टेट के, दे कुड रिटेन कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। क्यों? देखो, जो मेंबर्स होते हैं उनके पास में, यहाँ पर क्या हो रहा था कि रूलर के पास में लोगों के ऊपर पावर है, और लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों के पास में पावर है रूलर के ऊपर। यानी टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाली जो बात है वो डेमोक्रेसी के अंदर है। तो लोगों के पास में कंट्रोल है, वो रूलर्स के ऊपर खुद का कंट्रोल रख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ द पीपल। इवन डेमोक्रेसी का मेन जो कह सकते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल जो बोल सकते हैं डेमोक्रेसी का, वो यही है, लोगों की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना। तो एक सोर्स आ गया कौन सा, कि फोर्स से या लॉ से हो रही है। एक तरह रिस्ट्रिक्शंस ये आ गई कि आप या तो फोर्स से करवा रहे हो या लॉ से करवा रहे हो, यहाँ से कॉन्स्टेंट्स आ गए, अपनी मर्जी से करवा रहे हो, आप पावरफुल हो। तो दूसरी क्या है कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो इनइक्वालिटी से भी आ जाते हैं। सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है दोनों से आ सकते हैं। सोशल का एक एग्जांपल है कास्ट सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है, वो लाइक ऊंची जाति का, नीची जाति का, ये वाली चीज़ें। तो हम लोगों ने क्या हुआ, कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक ऊंची नीची जाति वाली बातें करी। अल्टीमेटली हुई क्या कि जो लोअर क्लास वाले जो पीपल थे, आई शुडंट से क्लास बट जिनको हम लोग लाइक जो उन्होंने हायरार्की बना रखी थी, उसमें जो नीचे जो लोग थे उन लोगों के ऊपर वाले जो लोग थे वो डोमिनेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सोशल इनइक्वालिटी के अंदर भी चीज़ आ जाती है। सोशल इनइक्वालिटी ऑल्सो लीड्स टू कॉन्स्टेंट्स। और कोई आदमी अमीर है और कोई आदमी गरीब है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी ना, तो जो गरीब होगा, अमीर उसको पैसे देगा और उससे काम करवाएगा, वो उसको डोमिनेट कर सकता है अगर वो उसको पैसे दे रहा है। तो ये इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लगते हैं। तो जो अपने सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमें अपने देश में से ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो कॉन्स्टेंट्स लग जाते हैं लोगों के ऊपर, वो चीज़ हमें क्या करनी है, रिमूव करनी है। वी हैव टू रिमूव सच कॉन्स्टेंट्स इन आवर कंट्री। अब हमने कंस्ट्रेंट्स के सोर्सेज देखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, इनकी नीड क्यों है, वाई डू वी नीड द कंस्ट्रेंट्स। हमें लिमिट्स की ज़रूरत ही क्या है, आराम से कोई लिमिट नहीं हो, आराम से फ्रीडम, वो अपने पास में जो चाहें वो कर सकते हैं वैसी। तो हमें क्यों नीड है वो अभी हम देखेंगे। नीड क्यों है, बिकॉज हम सभी को, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वी नीड सम कॉन्स्टेंट्स की हमें ज़रूरत है। मैंने ये चीज़ पहले ही बोल दी। क्यों ज़रूरत है, बिकॉज अगर कंस्टेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा,
अदरवाइज क्या हो सकता है कि जो सोसाइटी है, आपका जो स्टेट है, नेशन है, वो क्या हो सकता है, विल फॉल इनटू केओस। केओस के अंदर क्यों चल जाएगा, लाइक क्यों जाएगा वो केओस के अंदर, रीज़न क्या है जाने का। अब रीज़न हम देखेंगे। जो मैंने शुरू में कहा था कि डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, डाइवर्स ओपिनियंस हैं उनके, वही बात है कि जो लोग हैं उनमें क्या है, डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो अपने आइडियाज़ के रिलेटेड हो, ओपिनियंस के रिलेटेड हो, या अपने एम्बिशन से या गोल से रिलेटेड हो। हर इंसान के खुद के अपने अलग आइडियाज़ हैं, अपने खुद के ओपिनियन है अलग, किसी का सही, मतलब खुद के लिए तो सबके खुद के ओपिनियंस तो सही होते हैं ना। वैसे ही सबके खुद के अपने कुछ गोल्स और कुछ एम्बिशंस हैं। वैसे ही ऐसे डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करते ही हैं। साथ ही साथ में जो अपने जो रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज जैसे हो गए, जैसे कि वाटर हो गया, तो ऐसे जो स्कार्स रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज कम है, उन रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए भी क्या है, बहुत सारा कंपटीशन है। इस कंपटीशन की वजह से क्या हो जाता है, इस कंपटीशन और ये जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ये जो सारा रीज़न है, इन सारे रीजंस की वजह से क्या हो सकता है कि जो लोग हैं उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लाइक दो लोगों ने अपने ओपिनियंस को शेयर किया, इसके अकॉर्डिंग इसका सही है, इसके अकॉर्डिंग इसका सही है, ये इसकी बात मानने को तैयार नहीं और ये इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, आपस में झगड़ लिए ये लोग। फिर कुछ और लोग आए जो इस वाले की ओपिनियन से रिलेट रखते हैं, कुछ इस वाले से रिलेट, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। धीरे करके दो दो गुट ऐसे बन जाएंगे और धीरे धीरे करके हर जगह पे लड़ाई होगी, तो जो सोसाइटी होगी दैट विल फॉल इनटू द केओस। तो क्या होगा, ऐसे जो डिफरेंसेस हैं और जो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी वजह से ये कंपटीशन और जो डिफरेंसेस है ना, ये खुद को एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर सकते हैं आगे, किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में। यानी इन डिफरेंसेस और कॉम्पिटिशन्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आगे जाके। अब कॉन्फ्लिक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली जो रोड रेज होती है, एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल है, गाड़ी चला रहे हो आप, लाइक गाड़ी चलाते चलाते कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाती है वाइल ड्राइविंग, मतलब अचानक से अगर छोटा सा भी इनकन्वीनियंस हो जाता है तो भी लोग एकदम झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। फिर देखते देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पूरा जो ट्रैफिक वाला सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ पर। तो ये रोड रेज वाला एक एग्जाम्पल हो गया। पार्किंग स्पेसेस है, बिल्डिंग्स में देख लो, या फॉर एग्जांपल एक दोनों ने साथ में देखी बट इसने पहले लगा दी, या फिर शायद इसने देखी पहले थी, ये लगा रहा था उससे पहले, ये अचानक से साइड से आया और यहाँ पे लगा दी। अब ये इन दोनों के बीच में होगी तगड़ी मैटर हो जाएगा इनके बीच में। ओके, सो क्या होगा, पार्किंग स्पेसेस, जैसे एक आपकी खुद की पार्किंग स्पेस है, ये पर्सनल पार्किंग स्पेस मान लेते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग्स के अंदर होती है ना, वैसे खुद की पार्किंग स्पेस है। ये किसी फ्लैट नंबर 2 की पार्किंग स्पेस है और ये 3 की है। इसमें क्या हुआ, इस 3 वाले के पास में आज क्या हुआ, यहाँ पे बाइक की भी ज़रूरत आ गई, तो इसने क्या हुआ, इस सेकंड वाले के अंदर लगा ली। अब सेकंड वाले का चाहिए खाली पड़ी रहे, बट इसको बर्दाश्त नहीं है कि मेरे वाले के अंदर कैसे लगा लिया आपने, या सेकंड वाले को भी लगानी है। तो फिर क्या होगा, पार्किंग स्पेस के ऊपर भी झगड़ा हो सकता है। एक पर्टिकुलर लैंड के बीच में भी, एक लैंड को लेकर भी झगड़ा हो जाता है, यानी कोई दूसरा इंसान आके यहाँ पे कब्जा कर लेता है, या फिर इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो सही ढंग से डिमार्केटेड नहीं होती है, ये झगड़े हो जाते हैं। गांव में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, इवन लोग रास्ता तक रोक देते हैं एक दूसरे की जो खेत या लैंड वगैरह है वहाँ तक जाने का, जस्ट बिकॉज उनको क्या करना होता है, उसको अपने एरिया के अंदर लेना होता है, या फिर उनका जो अपना ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंसेस हैं। उन सब की वजह से क्या हो सकता है, जो लैंड वगैरह है उनसे रिलेटेड भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, घर से रिलेटेड, या कोई मूवी है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। ये तो एग्जांपल आपने सब ने देखा होगा, जैसे पद्मावत वाले टाइम के ऊपर जो करणी सेना एंड ऑल थी, वो लोग आ गए थे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमें आगे देखने को मिलेंगे। अब क्या है, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या होगा, वायलेंस बढ़ेगा, और इस वायलेंस की वजह से आगे जाके क्या हो सकता है, किसी इंसान की लाइफ को खतरा भी हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए ताकि ये वायलेंस या लॉस ऑफ लाइफ ना हो, इसलिए सोसाइटी को कुछ ऐसे, सोसाइटी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म, मतलब सोसाइटी को किसी ना किसी टाइप की मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो कि ये जो वायलेंस या डिस्प्यूट्स है ना, इनको कंट्रोल कर ले। एक तरीका कंट्रोल करने का ये हो जाता है कि जो लोग हैं ना, दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज़ एंड डू नॉट ट्राई टू इम्पोज आवर व्यूज़ ऑन अदर्स। मतलब एक तरीका तो इनका ये हो गया कि
हम सभी एक दूसरे के जो विचार भावनाएं वगैरह हैं उन सब की हम रिस्पेक्ट करें। लाइक हमारा तो सही है बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका भी सही हो सकता है। लाइक हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करें उनकी। और साथ ही साथ में जो हमारा पीओवी है ना, हम दूसरे इंसान के ऊपर नहीं थोपे कि हम कह रहे हैं तो सही है। अगर हम ऐसे नहीं कहेंगे तो शायद हमारे पास में ऐसी चॉइसेस आ जाएंगे जहाँ पे वॉयलेंस तो शायद नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी फ्री सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या क्या चीज़ें मिलती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पर फ्री सोसाइटी की बात करी थी, यहाँ पे जो हमने बात करी थी ना वो सेम बात अभी हम वापस करने वाले हैं। तो जो फ्री सोसाइटी है ना, वहाँ के लोगों को कुछ पावर्स होती है, जैसे कि वो अपने ओपिनियंस है ना वो रख सकते हैं, अड़ के रख सकते हैं कि मेरे जो व्यूज़ है ना यही है, मैं तो अपने व्यूज़ से नहीं हटूँगा। या वो अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल कि हाँ हमें ये चीज़ फॉलो करनी है कि नहीं करनी है। हर सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती हैं और हर इंसान को ये परस्यू, हर सोसाइटी में नहीं, जो फ्री सोसाइटी है उसके अंदर, और हर इंसान के पास में चॉइस होती है उसकी मन की मर्ज़ी जो आती है ना उसको परस्यू करने की। लाइक मेरे को ये जूते पसंद है तो मैं खरीदूंगा, मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो मैं बनूंगा, मेरे को डांसर बनना है मैं बनूंगा। लाइक उसके पास में ये जो चॉइसेस है ना उनको परस्यू करने की पावर होती है, वो सोसाइटी उनको पावर देती है, जो फ्री सोसाइटी होती है ना वो। पर ऐसी फ्री सोसाइटी बनाने के लिए भी ना हमें किसी ना किसी टाइप के कंस्ट्रेंट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्रिएशन ऑफ सच फ्री सोसाइटी ऑल्सो रिक्वायर्स सर्टेन कॉन्स्टेंट्स। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे फ्री सोसाइटी बनाने के लिए भी। देखो, एक तो फ्री सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है और दूसरी हमें पड़ती है ताकि ये वायलेंस वगैरह जो चीज़ है, केओस वगैरह है, वो ना हो। वी बी विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। देखो अब क्या लिखा है इसी पॉइंट के अंदर है कि हो सकता है कि हम, ठीक है, हम ऐसे मान लें कि हम दूसरे लोगों के डिफरेंसेस, ओपिनियंस, व्यूज़ और बिलीव्स हैं उनको हम मानेंगे, बट क्या गारंटी है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी अपने जो व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करने की बात मानेंगे। चलो अपन ने तो मान ली, बट हो सकता है दूसरे जो एक ग्रुप ने तो ये चीज़ मान ली कि हम तो मानेंगे, बट बाकी जो ये अदर ग्रुप्स हैं इन्होंने कह दिया कि नहीं मानेंगे, या जो बाकी ये जो 4 लोग हैं ये बोल रहे कि नहीं मानेंगे। इसमें एक की तो बहुत ही ज़्यादा सटक गई है, इसने बोल दिया कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी जो तुम कह रहे हो तुम्हारे तो जीने का तरीका भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, मतलब ये एक वो इंसान हो गया, हम सभी ऐसे होते हैं, नॉट पर्टिकुलरली कि कोई एक इंसान है, नॉर्मली सभी ऐसे होते हैं। वी अपोज दोज हू डिफर फ्रॉम, मतलब हम उन लोगों को अपोज करते हैं जो कि अपने व्यूज़ से या तो अलग व्यू रखते हैं या फिर अपने व्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब वी अपोज दोज हु डिफर फ्रॉम और रिजेक्ट आर व्यूज़, हम उन लोगों को अपोज करते ही करते हैं। देखो ये जो इंसान है ना ये इसको अपोज करेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो व्यू है ना वो इससे अलग है, या फिर हमने इसके व्यू को नहीं माना है कि मेरी लाइफ के हिसाब से तो आपके जो व्यूज़ है ना वो गलत है। तो फिर ये जो इंसान है ना वो इसको क्या करेगा, अपोज करने के लिए करेगा इसको। और ये कभी कभी अपोजिशन इस हद तक चला जाता है किसी चीज़ का कि वो क्या करते हैं, इवन इनका जो वे ऑफ लाइफ होता है उसको भी बोल देते हैं कि अनएक्सेप्टेबल या अनडिज़ायरेबल है। यानी अगर क्या है, कोई भी हमारी बात से सहमत नहीं है ना, हमारे व्यूज़ से अलग है कुछ उसके, तो हम उनके व्यूज़ को अपोज ही करते हैं, हम उसकी बात को नहीं मानते। और ऐसे में क्या होता है, जो सामने वाला होता है उसके जो हर जो चीज़ है, वो जो व्यूज़ वगैरह जो भी उसके खुद के हैं, लाइक अपने अलावा जो दूसरे लोगों के हैं, अपन से जो अलग हैं, हम उसको अनएक्सेप्टेबल मान लेते हैं या अनडिज़ायरेबल मान लेते हैं। लाइक चलो कोई एक इंसान है वो ऐसे सोचता है कि चोरी है वो करनी, बहुत मैं भी तो मेहनत करता हूँ ना, कई बार हम लोग ये वाला लॉजिक देखने को मिलता है। और बाकी जो हम सब लोग हैं हम ये सोचते हैं कि कैसे हैं चोरी, कैसे हैं, लाइक पागल है क्या, ये चोरी थोड़ी ना होती है, ऐसे एक्सेप्टेबल चीज़ थोड़ी ना है, ऐसे कैसे बोल सकता है कोई। तो ये हमारे लिए इसके ओपिनियंस है ना वो क्या हो जाते हैं, एकदम अनएक्सेप्टेबल या अनडिज़ायरेबल हो जाते हैं। ऐसे ये तो एक चोरी वाला एग्जाम्पल हो गया। अब क्या है, ऐसे बहुत सारी नॉर्मल भी कोई होगा ना तो उसमें भी जो अपने से थोड़े से अलग विचार रखता होगा ना, अपन ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसे कोई थोड़ी ना होता है, डिज़ायरेबल चीज़ ही नहीं है ये, ऐसे करके। तो अब इसमें क्या होता है, ये तो हमने कुछ सिचुएशन बता दी। अब क्या होता है, या तो ये इंसान क्या कर सकता है, इसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि नहीं तुम मानोगे,
लाइक ये फोर्सफुली इसको अपनी बात मनवा सकता है कि नहीं तुम मेरी बात मानो। अब ये इसको फोर्सफुली मनवाएगा ना, तो ये जो इंसान होगा वो ये सोचेगा कि यार काश अभी कोई एक एक्सटर्नल पावर होता जो इसकी इस बात पे लिमिट लगा देता और मेरे भी फ्रीडम को कंट्रोल कर देता। ओके, तो वही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ये फ्री सोसाइटी के क्रिएशन में। क्यों? क्योंकि सम लीगल और पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब किसी ना किसी टाइप के लीगल या पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स या लिमिट्स ज़रूरी होते हैं ताकि जो ये डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़ वगैरह हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, उनके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, या जो ये डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस कर दें इंस्टीड ऑफ इम्पोजिंग दैम फोर्सफुली देन ऑन अदर्स। यानी फोर्सफुली इम्पोज करने की बजाय अगर हमारे ऊपर कुछ लीगल और पॉलिटिकल मतलब अपने ऊपर कुछ लिमिट्स लगी भी होगी ना कि हम फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर सकते इस इंसान के ऊपर ये जो अपने जो व्यूज़ हैं उसको, तो हम क्या करेंगे, अपन को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहाँ पे हम जो अपने डिफरेंसेस हैं उनको आपस में बैठ के डिबेट कर सकते हैं उसके बारे में, या उनके डिफरेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये कब होगी? जब अपने किसी टाइप की लीगल या पॉलिटिकल जो लिमिट्स हैं वो अपने ऊपर लगी हुई होगी तभी, और तभी इस इंसान के जो फ्रीडम है ना वो प्रोटेक्ट रहेगा, तभी ये वाली सोसाइटी बनेगी जिसकी अभी अपन ने बात करी थी। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम बुली हो जाएं या अपन को हैरेस करें, वो उनके खुद के व्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए, तो ऐसे में भी हम चाहते हैं कि जो लॉ है वो अपन को सपोर्ट करे ताकि अपना जो फ्रीडम है ना वो प्रोटेक्टेड रहे। इन सब वजह से अपन को किनकी ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी, वी नीड कंस्ट्रेंट्स, सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। पर फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, जस्टिफाइड हैं, और चलो ये तो हमें पता चल गया, तो वो इम्पोज करेगा कौन हमारे ऊपर। अब हम देखेंगे टॉपिक हार्म प्रिंसिपल। देखो हमें कुछ चीज़ें एड्रेस करनी है, कौन कौन सी, एक तो अपने ऊपर जो लिमिट्स लगाई ना, उन लिमिट्स लगाने की जो रीज़न है वो क्या, लाइक मैंने कुछ लिमिट्स लगा दी, आपके ऊपर अब से कुछ लिमिट्स हैं, बट ये जो लिमिट्स लगाई इनका बैकड्रॉप कहाँ पर, रीज़न क्या है इन लिमिट्स को लगाने का, और चलो मैंने रीज़न लगा, ये जो लिमिट्स हैं ये लगा दी, अब इन लिमिट्स का कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ेगा, आगे प्रभाव क्या होगा इन लिमिट्स को इम्पोज करने का, वो उस चीज़ को भी हमें देखना है। तो जॉन स्टुअर्ट है, ये एक पॉलिटिकल थिंकर है, तो जॉन स्टुअर्ट ने एक ऐसे लिखा है लिबर्टी के ऊपर, और उस लिबर्टी के जो एसेज इन्होंने लिखे हैं उन ऐसे के अंदर इन्होंने बात करी है किसकी, हार्म प्रिंसिपल की। ये जो हार्म प्रिंसिपल है इसके अंदर उन्होंने बोला है कि किसी भी टाइप के एक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो लोग एक्शंस करते हैं ना उनको, एक वो एक्शंस होते हैं जिनको हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस बोलते हैं, और एक होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं ना उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो सिर्फ उस इंडिविजुअल पर पड़ता है, लेकिन अदर रिगार्डिंग पे क्या होता है, वो जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। तो ऐसे जो एक्शंस है ना जिनका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल पर है, तो ऐसे वाले जो एक्शंस है ना उनके ऊपर स्टेट का कोई बिजनेस नहीं है इंटरफेयर करने का। क्यों? क्योंकि ये मेरा, इट्स माई बिजनेस, हाउ डज इट कंसर्न यू इफ़ इट डज़ नॉट हार्म यू, मतलब ये मेरी बात हो गई, इसका आपके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, अगर आपको ये हार्म कर ही नहीं रहा तो आपको क्यों इंटरफेयर करना है इसके ऊपर। सो स्टेट्स उनके ऊपर नहीं इंटरफेयर करते जो लोगों के पर्सनल बिलीव्स होते हैं, जिनका कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दूसरों पे नहीं पड़ता, उनके खुद के ऊपर पड़ते हैं। बट सिमिलरली अगर मेरे एक्शंस किसी दूसरे इंसान को हार्म कॉज कर सकते हैं तो वहाँ पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इफ़ ये जो बात मैंने कही थी, इफ़ यू मतलब ये जो मैंने चीज़ कही थी कि इट्स माई बिजनेस, हाउ डज़ इट कंसर्न यू, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इफ़ योर एक्शंस, यानी योर एक्शंस cause me harm, I will be protected by external authority। तो अदर रिगार्डिंग एक्शंस में एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है वो कर सकती हैं, क्या, इंटरफेयर कर सकती है। फ्रीडम है दूसरा पॉइंट है। ये फ्रीडम क्या है, एक ह्यूमन सोसाइटी की कोर का एक, मतलब कोई किसी भी टाइप की जो ह्यूमन सोसाइटी है, एक ह्यूमन सोसाइटी है, कबीला मान लो या कुछ भी मान लो, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका कोर पॉइंट ही यही है फ्रीडम, ताकि जो लोग हैं डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। इसीलिए हमें ये ज़रूरत है कि जो हम ये कॉन्स्टेंट्स लगाएं ना वो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही लगाएं, हर चीज़ के ऊपर नहीं लगाएं। कैसे? देखो, एक होती है माइनर हार्म और एक होता है सीरियस हार्म।
माइनर हार्म के लिए ऐसे बात कही गई है कि माइनर हार्म जो होते हैं ना, दे शुड ओनली प्रोवोक द सोशल डिसअप्रूवल एंड आर नॉट फिट फॉर लीगल केसेस। यानी वहाँ पे जो लोग हैं वही, मतलब लोग उनको नापसंद कर ले, ये चीज़ ज़रूर है, लोग उनसे बात नहीं करे, ये भी चीज़ चलेगी। लेकिन आप उनके ऊपर पुलिस केस कर दो ऐसे माइनर हार्म वाली चीज़ों में, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, आपकी बिल्डिंग में कोई है या आपका कोई पड़ोसी है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजाता है। अब लाउड म्यूज़िक बनाने के लिए आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो नहीं दे सकते ना, आप तो नहीं बोल सकते ना उसको कि आप जेल जाओ। नॉर्मली आप क्या करोगे, वो आपके सामने आएगा तो आप उससे बात नहीं करोगे, आप उसको मतलब विश नहीं करोगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलोगे। तो ऐसा सोशल अप्रूवल, हम डिसअप्रूवल उन लोगों को मिलेगा जिनका माइनर हार्म है। बट वहीं कोई सीरियस हार्म करता है, लाइक कोई हेट स्पीच बढ़ा रहा है या ऐसा कोई सीरियस टाइप का हार्म हो गया, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें हेल्प लेने की ज़रूरत है। किसकी? बाय द फोर्स ऑफ लॉ। वहाँ पे हमें लॉ के फोर्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे हम लोग ऐसी वाली लिमिट्स लगा सकते हैं। और अगर सीरियस हार्म नहीं है, देन अदरवाइज दिस सोसाइटी शुड बी अ इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। देखो, अगर आपको फ्रीडम प्रोटेक्ट करवा के रखना है ना सोसाइटी में, अगर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम वाली बात को बचा के इस स्पिरिट को रखना है, फ्रीडम वाली को, तो ऐसे जो माइनर हार्म्स है ना, उनके लिए सोसाइटी को थोड़ी सी तो इनकन्वीनियंस को बचा के मतलब सहना पड़ेगा, थोड़ी इनकन्वीनियंस उनको सहनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो फ्रीडम है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप हर चीज़ के ऊपर ही रिस्ट्रेंट्स या लिमिट्स लगानी शुरू कर दो तो। इसलिए अपन को जो सीरियस बातें होती है, सीरियस हार्म्स जो हैं, उन्हीं के ऊपर रिस्ट्रेंट्स लगाने चाहिए। जो माइनर है उनके लिए आप सोशल डिसअप्रूवल मिल सकता है लोगों को, बट वहाँ पे आप कानून की सहायता लेके नहीं करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे एक्शंस जो सीरियस हार्म में कौन से एक्शंस आएंगे? ऐसे एक्शंस जो कि दूसरों की लाइफ को या तो डेंजर में डालते हैं या स्प्रेड करते हैं हेट। ये एग्जाम्पल है, ओके। जैसे है जो अगर हम लोग नफ़रत बढ़ाते हैं, यानी इफ़ वी स्प्रेड हेट, तो ये क्या है, बहुत बड़ा एक सीरियस क्राइम है। स्प्रेडिंग हेट या जो हम लोग हेट स्पीच बढ़ाते हैं, वो क्या है, एक सीरियस क्राइम है। और इस क्राइम के ऊपर अपन लोगों को कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इम्पोज करना चाहिए। बट हम ऐसे भी नहीं कर सकते, हम इतने भयंकर कॉन्स्टेंट्स या रिस्ट्रेंट्स भी इसके ऊपर नहीं लगा सकते, लिमिट्स नहीं लगा सकते कि अल्टीमेटली फ्रीडम डिस्ट्रॉय हो जाए, एकदम ही हो जाए, अपने इसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगाने की वजह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए कि हम ऐसे बोल दें तुम हेट स्पीच बढ़ा रहे थे तो आज से तुम लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तुम बाहर नहीं निकल सकते, ज़िंदगी भर तुम कारावास के अंदर ही रहोगे। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। इसके बजाय हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो इंसान हेट स्पीच बढ़ा रहा है उसके ऊपर हम कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं बोलोगे, ऐसी वाली जो हेट स्पीच वाली चीज़ है ना, ये नहीं करोगे, हम उसको वार्निंग देते। फिर भी वो नहीं माने तो हम उसके मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि अब आप मीटिंग्स नहीं रख सकते। बट आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दोगे तो क्या होगा, उस इंसान के तो लाइफ लिव टू लाइफ वाली जो फ्रीडम वाला है, फ्रीडम टू लिव, वही हार्म हो जाएगा ना। तो हमें अल्टीमेटली ऐसे रिस्ट्रेंट्स भी नहीं लगाने हैं जो कि विच दे डिस्ट्रॉय द फ्रीडम इटसेल्फ, जो कि फ्रीडम को ही डिस्ट्रॉय करते। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोले हुए हैं, ऐसे जो जस्टिफाइबल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जैसे जो दूसरी पॉलिटिकल साइंस वाली जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसके अंदर मैंने राइट्स वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर मैंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करी है। तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक करना इस चीज़ को जब वो चैप्टर पढ़ोगे तब। मतलब ऐसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने फ्रीडम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बट वो जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, उनका रीज़न है लगाने का, और लोगों ने उन रीज़न को एक्सेप्ट करा है कि हाँ ये रीज़न सही है। दे आर डिफेंडेड बाई रीज़न, वो ज़्यादा बहुत बड़े रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एंड दे आर नॉट आउट ऑफ प्रपोर्शन, मतलब वो बहुत भयंकर वाले रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, और जिस चीज़ के लिए जितना लगाने की ज़रूरत है उतना ही है। ऐसे एक्स्ट्रा जाके आउट ऑफ प्रपोर्शन जाके भी नहीं लगाए हुए हैं। लेकिन हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने की हैबिट नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हर बात के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने चले गए ना, तो ये आगे जाके क्या होगा, फ्रीडम वाली जो हर बात है ना उसके लिए डेट्रीमेंटल साबित होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है रेस्ट्रिक्शन लगाने की। अब आगे चल के हम रेस्ट्रिक्शन लगाने से चीज़ें सॉल्व हो रही है, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हो रहा था, आगे जाके क्या होगा, हर चीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो ये चीज़ क्या होगी, ये फ्रीडम के लिए हानिकारक होगी, इट विल बी डेट्रीमेंटल टू फ्रीडम।
नेक्स्ट कम्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। हमने आप पहले देखा था 2 डायमेंशंस होते हैं फ्रीडम के, पॉलिटिकल फ्रीडम के थोड़ी देर ऊपर, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम उनको बोलते हैं या तो पॉजिटिव लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी। ये एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया है तो प्लीज़ इसको करेक्ट करना। ये नेगेटिव लिबर्टी है एंड दैट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, नेगेटिव लिबर्टी आती है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी हम जो बात कर रहे थे ना कि मेरे ऊपर कोई दूसरे लोग हैं वो नहीं लगा सकते रेस्ट्रिक्शंस, मैं खुद की लाइफ का खुद कंट्रोल के अंदर रखूँगा। इसमें बात ये करी गई है कि एक मिनिमम एरिया है जहाँ पे किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं सहन किया जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, दिस इज़ द एरिया वेयर देयर इज़ नो एक्सटर्नल अथॉरिटी हु कुड इंटरफेयर। मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर किसी भी टाइप की जो एक्सटर्नल अथॉरिटी है वो इंटरफेयर क्या कर सकती, नहीं कर सकती। ये वो एरिया है जहाँ पे जो इंसान है वेयर पर्सन कैन एक्ट इन अनऑब्स्ट्रक्टेड वे। हम किसी भी टाइम में कोई किसी टाइप के ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं डाल सकते उसके ऊपर। ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पे वो इंसान है अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे वाले जो पर्टिकुलर एरिया, कुछ फील्ड्स है लाइफ के, तो वहाँ पे हम लोग ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमें क्या बनना है हम वो चीज़ खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके, टू स्मॉल ऑफ एरिया, और अगर ये वाला जो एरिया है ना, अगर वो एरिया छोटा होगा तो क्या होगा, ह्यूमन जो डिग्निटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर नेगेटिव जो आइडिया है लिबर्टी, उसके अंदर हम बात करते हैं कि हमें फ्रीडम किस चीज़ से है। आइडिया क्या है इसका बेसिकली कि हमें फ्रीडम किस चीज़ से मिल रही है, फ्रीडम फ्रॉम, हमें फ्रीडम किस चीज़ से मिली है, फ्रीडम मिल किस चीज़ से मिली है, फ्रॉम। और यहाँ पर हम ये जो बात कर रहे हैं ना पूरी, इसे हम बात कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऊपर कि ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, अपनी लाइफ का कौन सा एरिया है जिसका मास्टर मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो ये वाले जो रीजंस है ना, इसका जो आंसर मिलेगा वो आएगा कौन से में, नेगेटिव लिबर्टी वाली बात में, जो कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स है। ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो बात करती है उन अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ाना, एक्सपेंशन होना उन अपॉर्चुनिटीज़ का जिनके थ्रू एक इंसान है वो खुद को एक्सप्रेस कर दे। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। और इसके अंदर हम लोग कुछ थिंकर्स देखते हैं जैसे कि रोस्टो, हीगल, मार्क्स, गांधी, अरबिंदो और इनके जो फॉलोवर्स हैं वो। लुकिंग एट कंडीशंस एंड नेचर, हम इसमें बात करते हैं मतलब इंडिविजुअल और सोसाइटी है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या है, कैसे रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की कंडीशंस क्या है हम वो देखते हैं। और इन जो रिलेशनशिप है इसका नेचर कैसा है, हम ये दोनों मतलब ये क्या सोसाइटी की जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ऐसे वाले जो नेचर है ना वो हम देखते हैं इस पॉजिटिव लिबर्टी वाले केस के अंदर। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जो कंडीशंस है ना उनको हम इम्प्रूव करें, ताकि इम्प्रूव होगी कैसे, वो इम्प्रूव होगी कम कॉन्स्टेंट्स, कम लिमिट्स लगा के, ताकि जो इंडिविजुअल है उसकी जो एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। और ये कैसे इम्प्रूव होगी, और ये इम्प्रूव होगी जब जो सोसाइटी है वो जो लोग हैं उनको पॉजिटिव मटेरियल, पॉलिटिकल या और सोशल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगी। जैसे कि उन्होंने पोवर्टी हटा दी, अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो हटा दी, सोशल इनक्वालिटी नहीं है, कास्ट वाली जो अनटचेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी वो हटा दी। तो धीरे धीरे लोग क्या है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने की, चूज़ करने की। तो ये जो चीज़ आती है ये आ जाती है पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस इसके अंदर, ताकि वो अपनी जो चॉइसेस हैं वो खुद रिफ्लेक्ट कर सके। जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो हो गई वो हो गई, जहाँ पे सभी को वोट करने का वो है, तो वोट करने का क्या है, अधिकार है, लाइक राइट टू वोट मिल रहा है सबको। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये आ जाती है पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर। और पॉजिटिव जैसे यहाँ पर फ्रीडम किससे है वो बात है, और यहाँ पर हमें किस चीज़ की फ्रीडम है, वो मतलब हमें किस हमारे ऊपर कौन से लिमिट्स नहीं लग सकती, हमें वो फ्रीडम किस चीज़ है, फ्रीडम फ्रॉम। और यहाँ बात है फ्रीडम टू, हमें किस चीज़ की आज़ादी है वो वाले, यहाँ पे किस से आज़ादी है और यहाँ पर किस चीज़ की आज़ादी है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं कितने एरिया का खुद मास्टर हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे कौन गवर्न करता है, जो कि कौन गवर्न करता है, मैं खुद गवर्न करता हूँ खुद को। देखो जो पॉजिटिव लिबर्टी है ना, जो हमने बात करी थी, ये जो पॉजिटिव लिबर्टी वाला आइडिया है, इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है ना, दैट ही और शी कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी। हम बात करते हैं कि वो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के अंदर फ्री रह सकता है,
वहीं जो नेगेटिव लिबर्टी है वहाँ पर हम बात करते हैं उस एरिया की जहाँ पर दूसरे लोग आके कंट्रोल नहीं कर सके। हमें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता है। जो नेगेटिव लिबर्टी वाला जो आइडिया है, ये एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर। अब हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। लाइक जो हम ये नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर हम बोल रहे थे कि एरिया दैट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये वाली चीज़, और एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये वाला जो एग्जांपल है ना इसका, ये जो वाली जो पॉइंट है, डायमेंशन है, इसका बेसिक एग्जांपल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। जो जे.एस. मिल हैं, ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, तो ये बोलते हैं कि ये हमें बताते हैं, ये अच्छे रीजंस देते हैं इस बात के कि फ्रीडम है उसको, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक फंडामेंटल वैल्यू है सोसाइटी की। मतलब फंडामेंटल ये क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ a fundamental value of society। कैसे, the society must be willing to bear some inconvenience to protect it from the people who wants to restrict it। देखो, एक्सप्रेस कर सकते हो आप किसी भी चीज़ को, ये जो फ्रीडम है ना वो किसी भी सोसाइटी का एक फंडामेंटल वैल्यू है। और इस फंडामेंटल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोसाइटी है ना, उसको किसी ना किसी टाइप के थोड़े बहुत जो इनकन्वीनियंस है ना वो तो बेयर करने पड़ेंगे, ताकि वो क्या है, ये लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या है, प्रोटेक्ट कर सके उन लोगों से जो कि इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। एक जो दूसरे पॉलिटिकल थिंकर है वोल्टेयर, वो भी ये चीज़ बोलते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से। मतलब मैं डिसअप्रूव करता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ उस चीज़ से जो कि आपने बोली है, लेकिन आपके बोलने के अधिकार को मैं मरने तक डिफेंड करूँगा कि हाँ आपको बोलने का अधिकार है, पर मैं आपने जो व्यू एक्सप्रेस करे हैं मैं उनसे एग्री नहीं करता। यानी आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, मतलब कि मैं एग्री नहीं करता आपने जो कहा है, बट आई विल डिफेंड टू डेथ। मैं अपनी डेथ तक आपकी ये जो बोलने का राइट है इसको डिफेंड करूँगा। देखो हमें देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कौन से रिस्ट्रेंट्स या लिमिट्स लगते हैं। देखो बहुत सारी मूवीज़ होती है जिनको हम लोग कम्प्लीटली बैन कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो है दीपा मेहता, जो एक फ़िल्म मेकर है, वो एक फ़िल्म बनाना चाहती थी जो वाराणसी है उसकी विडोज़ के ऊपर, बट उसको बैन कर दिया गया, नहीं बनाने की इजाज़त दी। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाराणसी है ना उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर। वहीं बुक्स हैं कुछ, रामायण रीटोल्ड बाय ऑब्रे मेनन एंड सैतानिक वर्सेस बाय सलमान रश्दी, तो ये जो 2 बुक्स हैं ना इनको भी बैन कर दिया गया है। लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसको भी बैन कर दिया गया है। एंड मी नाथुराम बोल्टे, ये एक प्ले है, नाटक है, इसको भी बैन कर दिया गया है। अब क्या ये जो बैनिंग है ना वो इजी सोल्यूशन तो है। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएटली जो डिमांड है उसको मीट कर देता है। अब इमीडिएटली जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको ये कर देता है सॉल्व, बट लॉन्ग रन के अंदर आगे जाके लंबे टाइम के में अगर हम लोग देखें ना तो ये बैनिंग वाली चीज़ ना वो बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि हमें हैबिट पड़ जाएगी बैन करने की चीज़ को, कुछ भी इनकन्वीनियंस हुआ बैन कर दी इस चीज़ को, जिससे क्या होगा, फ्रीडम जो है वो इसके लिए ये चीज़ डेट्रीमेंटल हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हर टाइम पे उनके ऊपर डिबेट चलती रहती है कि कब बैन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। एक और इस चीज़ का एग्जांपल हमें देखने को मिल जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो कॉन्सेंट लगे हैं उनका, कि जो ब्रिटेन का रॉयल हाउस होल्ड है ना उसके जो एम्प्लॉयज़ है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। ये साइन करवाते कि रॉयल हाउस होल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी बातें हो रही है आप बाहर जाके कहीं पे नहीं बता सकते। इवन जॉब छोड़ने के बाद में भी आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो क्या ये जस्टिफाइड है? लाइक इज़ इट, ये जो लिमिट उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगी है ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये आप खुद बताओ। देखो, कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्टेड टू देम। बहुत टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कि जो कि अपने ऊपर लगते हैं एंड वी आर सब्जेक्टेड टू देम। बहुत लगते हैं और हम उनको मानते भी हैं। और कुछ ऐसे कंस्टेंट्स होते हैं जो कि सोशल, रिलीजियस या लॉ के अंडर आके लगते हैं, और ऐसे वाले जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट फाइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर आपको थोड़ा मतलब सारे फ्रीडम्स चाहिए ना तो आपको थोड़े बहुत क्या है कॉन्स्टेंट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में आपको उन कॉन्स्टेंट्स के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है बिना आपकी इजाज़त के। मतलब यू आर नॉट विलिंग टू ओबे दोज
लेकिन आपको कोई फोर्स करके बोल रहा है कि आप उसको ओबे करो, तो आपके ऊपर लग रहा है। बट आप अगर उसको ऐसे अपोज नहीं कर रहे हो, जो आपको लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ मुझ पे सही लग रहा है, अगर मेरे बाकी जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, अगर मैं इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, तो वो जो कॉन्स्टेंट्स लगते हैं ना वो सही होते हैं, उनको हम गलत नहीं बोल सकते। अब हम कंक्लूजन देखेंगे। ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स एंड फ्रीडम एम्बॉडीज आर कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस। मतलब एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनसे हमें फ्रीडम मिलती है, और हमें ये फ्रीडम मिलती है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने को खुद को डेवलप करें, अपनी पोटेंशियल को डेवलप करें, और फिर उनके थ्रू अपन खुद की चॉइसेस बना सकें। पर अगर हम लोग अपनी खुद की कोई चॉइस बनाते हैं तो उस चॉइस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अपने एक्शंस के, अपने अपन ने जो चॉइस बनाई है उस चॉइस के तहत अपन ने जैसे भी एक्ट किया, उस एक्ट की वजह से आगे कोई प्रॉब्लम आई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन को खुद को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वी हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंस। और ये वाली चीज़ हम लोगों को सीखनी पड़ेगी, या तो एजुकेशन के थ्रू, या जो लिमिट्स लगाएगा स्टेट लॉ या सोसाइटी, उसके थ्रू। सो प्लीज़ राइट योर कमेंट सेक्शन फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई इसमें डाउट हो तो आप वो भी लिखना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू।